प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के हिंदी के अध्याय लहासा की ओर को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में बायोलॉजी के चैप्टर एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित लहासा की ओर नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित है। आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन का परिचय प्राप्त करेंगे कि राहुल सांकृत्यायन कौन थे, इनकी रचना शैली कैसी है और इनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम लहासा की ओर नामक पाठ का प्रसंग जानते हुए उसकी व्याख्या करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध और प्रमुख हस्ताक्षर राहुल सांकृत्यायन, इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। 1930 में ये श्रीलंका गए और वहां जाकर इन्होंने बुद्ध धर्म धारण कर लिया। बुद्ध धर्म धारण करने के बाद इन्होंने अपना नाम भी परिवर्तित कर लिया, जो कि राहुल सांकृत्यायन था। हिंदी में सभी रचनाएं इन्होंने इसी नाम से लिखी हैं। इन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि बहुत सी भाषाएं ये जानते थे और इन सारी भाषाओं का प्रभाव इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। 1963 में इस प्रसिद्ध लेखक की मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं राहुल सांकृत्यायन के प्रमुख ग्रंथों को। राहुल सांकृत्यायन एक ही साथ कहानीकार थे, उपन्यास भी लिखते थे, आलोचना भी लिखते थे और जीवनी भी लिखते थे। यानी राहुल सांकृत्यायन ने बहुत सी विधाओं पर काम किया है। इन्होंने बहुत से यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, जो कि हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके साहित्य में दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास और विज्ञान आदि से संबंधित विचार मिलते हैं। इन्होंने इन सब क्षेत्रों में लिखा है। इन्हें 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1963 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। आइए अब हम इस प्रसिद्ध लेखक की शैली के बारे में जानते हैं। शैली का अर्थ होता है लिखने का तरीका, लिखने की कला। सांस्कृतिक सूचना, भाषा वैविध्य के साथ साथ इनका एक अलग मौलिक रूप हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। क्योंकि राहुल सांकृत्यायन जगह जगह घुमा करते थे, इसीलिए इनकी रचनाओं में उस स्थान की सांस्कृतिक सूचना देखने को मिलती है। प्रस्तुत पाठ लहासा की ओर पढ़ते हुए भी हमें यह सूचना मिलेगी और साथ ही साथ क्योंकि इन्हें बहुत सी भाषाएं आती थी, तो भाषा का भी वैविध्य देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं में हमें वास्तविकता की झलक मिलती है, क्योंकि जो यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन ने लिखे हैं वह बहुत ही रियल लगते हैं और रियल हैं। इसीलिए हम इनकी रचनाओं को वास्तविक दृष्टि से देख सकते हैं। इन सभी रचनाओं में इनका घुमक्कड़ी व्यक्तित्व दिखता है, यानी जगह जगह पर घूमने का शौक इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनकी रचना सहज और स्वाभाविक है, जिसे इसे समझना बहुत ही सरल हो जाता है। आइए अब हम इनके द्वारा रचित पाठ लहासा की ओर का प्रसंग जानते हैं और उसे पढ़ने की तैयारी करते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने लहासा की ओर नामक यह पाठ लिखा है।
हिंदी साहित्य में यह पाठ यात्रा वृतांत की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध है। यात्रा वृतांत का अर्थ होता है यात्रा का लिखित वर्णन। राहुल सांकृत्यायन ने बहुत से यात्रा वृतांत लिखे हैं। यह यात्रा वृतांत जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है वह काठमांडू से ल्हासा की ओर जाने वाले रास्ते में जो लेखक ने अनुभव किया उस पर आधारित है। लेखक ने यह यात्रा 1930 से 31 के मध्य की थी। उस समय की भारतीय स्थिति भी अलग थी क्योंकि भारत परातंत्र की स्थिति से गुजर रहा था। आइए अब हम उनके द्वारा रचित पाठ के टेक्स्ट को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जो स्क्रीन पर दिखाया गया अनुच्छेद है उसमें लेखक तत्कालीन नेपाल और तिब्बती समाज की स्थिति का वर्णन करता है। वो बताता है कि किस प्रकार नेपाल और तिब्बत की जो संस्कृति है वो कितनी अधिक उदार और विडंबनाओं से भी भरी हुई है। लेखक बताता है कि उस समय 1930 में फरी कलिंगपोंग नामक जो रास्ता है वह नहीं खुला था। इसीलिए नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की सभी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। किस रास्ते? जिस रास्ते पर लेखक जा रहा है। लेखक बताता है कि जिस रास्ते से वह जा रहा है वह कोई आम रास्ता नहीं है, वह एक व्यापारिक मार्ग है और साथ ही साथ सैनिक रास्ता भी। इसलिए जगह जगह सैनिकों की चौकी बनी हुई थी और किला भी था और उस किले पर लोगों ने कब्जा कर लिया था और वहां पर अब किसान जो हैं वो रहा करते थे। लेखक बताता है कि यह जो किला है वह एक चीनी किला है और यहाँ पर लेखक चाय पीने के लिए ठहरता है। लेखक यह यात्रा अपने एक मित्र के साथ कर रहा है जिसका वास्तविक नाम लॉबजंग शेख है। लॉबजंग शेख का अर्थ होता है सुमति। सुमति के साथ यात्रा करते हुए लेखक एक अलग प्रकार का अनुभव करता है जिसका वर्णन लेखक ने इस पूरे यात्रा वृत्तांत में किया। लेखक बताता है कि उस समय के समाज की एक अलग ही विशेषता थी। वो लोग जो इस चीनी किले में रहा करते थे उनमें जाति पाति का भेदभाव नहीं था, यानी जात के आधार पर छुआछूत नहीं था। कोई निम्न श्रेणी नहीं थी और ना ही कोई उच्च श्रेणी थी। बहुत खुलापन था। यहाँ पर लेखक चाय बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कहता है कि यहाँ के लोग इतने ईमानदार थे कि अगर आप उन्हें चाय बनाने के लिए कहें तो वो आपके लिए चाय बना देंगे। आप स्वयं भी उनके किचन में जाकर, उनके रसोई में जाकर खाना बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं। इस पूरे अनुच्छेद में तिब्बत समाज की विशेषता बताई गई है। पहली विशेषता ये कि तिब्बत समाज में जाति भेद, अस्पृश्यता और भेदभाव नहीं था। साथ ही महिलाएं पर्दा नहीं करती थी क्योंकि सब कुछ बहुत खुला हुआ था। कोई भी जाकर सामान्य रूप से उनके रसोई घर में जाकर खाना बना लिया करता था। औरतें पर्दा नहीं करती थी, औरतों को आजादी थी और ये समाज बहुत ही सहायता करने वाला था, राहगीरों की सहायता करता था। लेखक बताता है कि ये लोग अनजानों को स्थान नहीं देते थे। अब ऐसा क्यों, यह आप आगे के पाठ में जानेंगे। क्योंकि यहाँ पर किसान लोगों ने किले पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए अब यह कृषि प्रधान क्षेत्र हो गया। भारतीयों को प्रवेश की अनुमति उस समय नहीं। आशा है कि आप इस अनुच्छेद को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अब हम देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या कुछ सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि राहुल सांकृत्यायन कौन थे, उनकी रचना शैली कैसी है, उनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं इत्यादि। इसके बाद हमने तत्कालीन तिब्बती समाज की विशेषताएं जानी। हमने ये जाना कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही रोचक लगा होगा, अच्छा लगा होगा और घर जाकर आप इस पाठ को पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम इसी पाठ का शेष अंश पढ़ने वाले हैं, इसलिए विद्यार्थियों आप सभी घर जाकर शेष अध्याय पढ़ लीजिएगा जिससे आपको अगली वीडियो देखने में सरलता हो। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम ल्हासा की ओर नामक पाठ का अगला अंश पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित है। आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रस्तुत पाठ ल्हासा की ओर का प्रसंग जानेंगे।
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रसंग जानने के बाद व्याख्या करना सरल हो जाता है। इसलिए प्रसंग के बाद हम थोंगला में लेखक ने क्या कुछ किया, उसके साथ क्या कुछ हुआ, उसके बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। आज के इस वीडियो में जो हम अनुच्छेद पढ़ेंगे उसमें लेखक ने थोंगला के मार्ग का वर्णन किया है। थोंगला के मार्ग में लेखक को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा वो हम इन अनुच्छेदों में देखेंगे। थोंगला की व्यवस्था के बारे में भी हम जान सकेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेखक बताता है कि जब वह परित्यक्य यानी त्याग किए हुए चीनी किले से आगे बढ़ने लगा तो एक आदमी जो है वह उनसे राहदारी मांगने आया। राहदारी का मतलब होता है टोल टैक्स, यानी जो रोड का टैक्स होता है उसे राहदारी कहते हैं। तो कोई विशेष प्रकार की चिट थी जो उन्होंने उस व्यक्ति को दिखा दी और उसने उन्हें जाने दिया। लेखक बताता है कि थोंगला बड़ी जगह नहीं है, क्योंकि जिस गांव में लेखक गया था वह थोंगला का पहला और आखिरी गांव था, यानी बहुत ही छोटा सा था और उसे कवर करने में, उसे पूरा करने में ज्यादा समय भी नहीं लगा। लेखक बताता है कि यहाँ पर सुमति के बहुत सारे जान पहचान के लोग थे और वो भिखमंगे के वेश में था, फिर भी उसे ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। और 5 साल बाद जब वो इसी स्थान से लौट रहा था तो एक भद्र यात्री के वेश में था, यानी एक बहुत ही जेंटलमैन के रूप में था, पर फिर भी लोगों ने उन्हें ठहरने की जगह नहीं दी। तो ये बताता है कि थोंगला के लोग उस समय किसी अनजाने को अपने यहाँ नहीं रहने दिया करते थे, क्योंकि इससे परे चीनी परित्यक्य जो किला था वहां पर बहुत ही आजादी थी, स्वतंत्रता थी, किंतु थोंगला वैसा नहीं था। थोंगला थोड़ा अलग था। अब लेखक बताता है बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है कि क्योंकि वहां के लोग जो हैं वो शाम के वक्त छंग पीकर, छंग एक प्रकार की शराब होती है, तो वो पी लेते थे और उसके बाद वो होशो हवास खो देते थे। क्योंकि शराब पीना एक बहुत ही गलत आदत है। इस आदत से मनुष्य का जो अपने ऊपर कंट्रोल होता है, अपना जो मानसिक संतुलन होता है वो खत्म हो जाता है, और जब हमारे पास मानसिक संतुलन नहीं रहता तो हम किसी का लिहाज नहीं करते, हम बड़े छोटे का लिहाज खो देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोगों के मन पर ही निर्भर करता था कि वह आपको रुकने देंगे या नहीं। आइए अब हम आगे का पाठ देखते हैं। लेखक बताता है कि अब सबसे विकट रास्ता जो था वो डांडा नाम का एक स्थान था थोंगला में, उसे पार करना था। क्यों था वो विकट स्थान, क्यों कठिन स्थान था, इसके बारे में लेखक बताता है कि वहां पर जो था कि 16-17 हजार फीट की ऊंचाइयां थी और वहां पर डाकू ही रहा करते थे, क्योंकि वो बहुत ही पहाड़ों का इलाका था और वहां पर ऊंची नीची जगह थी, वहां पर छिपकर डाकू रहते थे। और डाकू क्या करते थे, डाकू लोगों को लूटा करते थे, और कानून भी इस संदर्भ में कोई प्रयास नहीं करता था। क्यों नहीं करता था, क्योंकि जो सरकार है वह खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च ही नहीं करती थी उस समय, और डाकू के खिलाफ कोई गवाही भी नहीं देता था। लेखक कहता है कि डकैत जो है वो पहले आदमी को मार देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास पैसा है या नहीं। मतलब वहां के जो लोग थे, जो डाकू थे, वो बहुत ही खतरनाक थे। यहाँ लेखक थोंगला के यात्रा की जो कठिनाई है उसका वर्णन करता है। वो बताता है कि किस प्रकार की समस्याओं का सामना लेखक ने उस यात्रा के दौरान किया। और डाकू का खतरा तो जान का खतरा होता है, और वहां पर लोग जो है वो लाठी और पिस्तौल लिए फिरते थे, तो उसे देख के डर भी लगता था। तो यहाँ पर लेखक बताता है कि जब वो वहां से गुजर रहा था तो उसने पाया कि वहां की कानून व्यवस्था जो है बहुत ही बेकार थी। इतनी घटिया कानूनी व्यवस्था थी कि लोग एक दूसरे को मारने को तैयार रहते थे। डाकू थे वहां पे बहुत सारे, और खुलेआम हथियार रखकर चलते थे। सरकार ने कोई मनाही नहीं कर रखी थी। जैसे आजकल हथियार रखना कानूनन जुर्म है, अगर आप रखते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होता है, पर उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। डाकू हुआ करते थे, और वो डाकू थे वो लोगों को मार दिया करते थे। अगर वो व्यक्तियों को नहीं मारेंगे तो उन्हें डर रहता था कि कहीं कोई व्यक्ति उन्हें ना मार दे, क्योंकि सब हथियार लिए फिरते थे। तो यहाँ पर
यात्रा में होने वाली असुविधा का वर्णन यात्री के नजरिए से लेखक ने किया। आइए अब हम आगे का पाठ जानते हैं। आगे के पाठ में लेखक बताता है कि वहां का जो वातावरण है बहुत ही आपराधिक वातावरण था, बहुत ही ज्यादा क्राइम होते थे उस एरिया में, और इसीलिए जो लेखक है वो एक भिखमंगे का, एक भिखारी का वेश धारण करके वहां गया। तो जब कोई उसे दिख जाता तो वह उससे भीख मांगने लगता, और भीख मांगने के लिए वह कहता कुची कुची 1 पैसा। तो कुची कुची का अर्थ होता है दया दया, तो दया दिखाकर 1 पैसा दीजिए, वो ऐसा कुछ कहने लगता था। तो इससे लेखक को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि कोई भिखारी से पैसे क्यों छीनना चाहेगा। भिखारी के पास कोई ना हथियार है ना पैसे हैं, है ना, तो कोई भी डाकू उसे क्यों मारना चाहेगा। आगे लेखक बताता है कि ये जो भिखारी का अभिनय था वही काफी हद तक उसके लिए सहूलियत बना हुआ था इस रास्ते में, और पर जो पहाड़ी की कठिनाई थी वो बहुत ही ज्यादा दुख दे रही थी, क्योंकि पीठ पर इतना सारा सामान लाद कर कैसे चला जा सकता है। और अगला पड़ाव जो आने वाला था वो भी 16-17 मील था, तो बहुत अधिक था। तो यहाँ पर लेखक बताता है कि उसने लंकोड़ से 2 घोड़े ले लिए किराए पर, और वहां से फिर उस पर चढ़कर वो जाने लगे। आइए अब हम जानते हैं कि आज के इस पाठ में हमने क्या सीखा। आज के इस पाठ में हमने जाना कि थोंगला की कानून व्यवस्था कैसी थी, और थोंगला के डांडा नामक स्थान से यात्रा करते समय लेखक को क्या क्या असुविधा हुई, क्या क्या परेशानी हुई, यह भी हमने जाना। और हमने यह भी जाना कि लेखक ने भिखारी का वेश धारण क्यों किया था। मुझे आशा है कि आप घर से इस पाठ को पढ़कर आए होंगे। यदि अभी तक आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा है तो घर जाकर जरूर पढ़िएगा। साथ ही अगली वीडियो को देखने के लिए आप शेष पाठ पढ़कर आए, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक श्रुत्यस भाग 1 में संकलित है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने संघ आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा तथा हेमिकॉर्डेटा के बारे में पढ़ा था, और मैंने आप सभी को यह प्रश्न दिया था और इसका उत्तर घर से कॉपी में लिखकर लाने को कहा था। निश्चित ही आप इसका उत्तर लिखकर लाए होंगे, तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। तो यह है इसका उत्तर, और आप वीडियो पॉज करके यह उत्तर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो। और कुछ इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपने ऐसे बिंदुओं में देना है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम संघ कॉर्डेटा, वर्ग साइक्लोस्टोमेटा, वर्ग कॉन्ड्रिकथीस और वर्ग ऑस्टिकथीस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संघ कॉर्डेटा, इसमें हम संघ कॉर्डेटा की कुछ विशेषताओं को समझेंगे। ये अंग तंत्र स्तर के संगठन, द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिक और प्रगुही प्राणी है। और संघ कॉर्डेटा के 4 मूलभूत लक्षण है कि इनमें पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड होता है, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु यानी डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, कूदा पश्चात पुच्छ यानी पोस्ट एनल टेल होता है, और इनमें फेरेंजियल स्लिट्स यानी ग्रसनी क्लोम छिद्र होते हैं। और यह बात आप सभी दोस्तों को जरूर याद रखनी है, इनमें पूर्ण पाचन तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। आइए संघ कॉर्डेटा की कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। कॉर्डेटा को हमने 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा का उदाहरण है एसिडिया और सेफेलोकॉर्डेटा का उदाहरण है ब्रैंकियोस्टोमा। और यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा आपस में मिलकर प्रोटोकॉर्डेटा बनाते हैं। वर्टिब्रेटा के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि बाघ, और वर्टिब्रेटा में जो पृष्ठरज्जु होता है वह मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम में
परिवर्तित हो जाता है और यह बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं और संघ कॉर्डेटा के पहले वर्ग को पढ़ते हैं। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। इस वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो आप काले रंग की चीज देख रहे हैं मछली के ऊपर, वह परजीवी लैम्प्रे है। आइए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोज छिद्र यानी गिल स्लिट्स होते हैं। इनके सदस्यों में बिना जबड़ों का चूषक तथा वृत्ताकार मुंह पाया जाता है। जरा यहां देखिए, इस शख्स ने मछली को पकड़ा है और आप देख सकते हैं कि लैम्प्रे कैसे इस मछली के साथ परजीवी के रूप में रहती है। यह मिक्सिन यानी हैगफिश है जो कि साइक्लोस्टोमेटा का एक सदस्य है। यहाँ पर दोस्तों एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यह प्राणी समुद्री होते हैं परंतु जनन के लिए अलवणीय जल में आते हैं, जहां पर यह जनन के बाद मर जाते हैं और इनके लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद समुद्र में वापस प्रवास कर लेते हैं। यहाँ पर वर्ग साइक्लोस्टोमेटा समाप्त होता है और अब हम पढ़ेंगे वर्ग कॉन्ड्रिकथीस। इनका अंतः कंकाल उपास्थल यानी कार्टिलेजिनस होता है और पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होता है, यानी वह अब इनके पूरे जीवन काल में वह पृष्ठ रज्जु मौजूद होता है। ये असमतापी यानी पोइकिलोथर्मस होते हैं, जिसका अर्थ है कि ये प्राणी अपने शरीर का ताप नियंत्रित नहीं कर सकते और इनका शरीर का ताप पर्यावरण के ताप के हिसाब से रहता है। इनमें क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा प्रच्छद से ढके नहीं होते। इनकी त्वचा पठाभ शल्क यानी पैलकॉइड स्केल से बनी होती है और इनका हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ये एक लिंगाश्रय होते हैं और निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश जरायुज यानी विविपेरस होता है। इनके कुछ सदस्य जैसे ट्राइगोन के पास विषदंश होते हैं तथा टॉर्पेडो के पास विद्युत अंग होते हैं और इनके दांत पीछे की तरफ मुड़े होते हैं तथा जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। इनमें वायुकोश नहीं होता, जिस वजह से इन्हें हमेशा तैरते हुए रहना पड़ता है ताकि यह डूब न जाए। और यहाँ पर वर्ग कॉन्ड्रिकथीस समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं वर्ग ऑस्टिकथीस। ये मछलियां लवणीय तथा अलवणीय जल में पाई जाती है। इनका अंतः कंकाल अस्थिल यानी बोनी होता है। जरा यहाँ देखिए, यह वर्ग ऑस्टिकथीस का सदस्य कतला है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र जो कि प्रच्छद यानी ओप्रकुलम से ढके होते हैं। दोस्तों, जो इससे पहले वाला वर्ग था वर्ग कॉन्ट्रिकथीस, उनमें प्रच्छद नहीं होता, पर इस वर्ग में पाया जाता है प्रच्छद। तो यह बात आप सभी को याद रखनी है। यह समुद्री घोड़ा है जो कि इस वर्ग का एक और उदाहरण है। इनकी त्वचा साइकोइड तथा टीनोइड शल्क से ढकी होती है और इनमें वायुकोश पाया जाता है जो कि उत्प्लावन यानी बायोन्सी बनाए रखने में मदद करता है। इनका भी हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है। आइए वर्ग ऑस्टिकथीस की कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। ये एक लिंगाश्रयी होते हैं जिसमें निषेचन बाहरी होता है तथा अधिकांश अंडज यानी ओविपेरस होते हैं और इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष
होता है। और वर्ग ऑस्टिकथीस के कुछ और उदाहरण हैं, जैसे बेटा, जिसे हम फाइटिंग फिश भी कहते हैं, और पेट्रोफाइलम, जिसे हम एंजल फिश भी कहते हैं। और यहाँ पर वर्ग ऑस्टिकथीस समाप्त होता है। सारांश, इस वीडियो में हमने संघ कॉर्डेटा के बारे में पढ़ा और इसके वर्ग साइक्लोस्टोमेटा को भी समझा, इसकी विशेषताएं जानी तथा इसके परजीवी रूप को समझा। हमने वर्ग कॉन्ड्रिकथीस के बारे में भी पढ़ा, जिसमें हमने इसकी विशेष लक्षण और उदाहरणों को पढ़ा। और हमने आखिर में वर्ग ऑस्टिकथीस के बारे में चर्चा करी, जिसके भी हमने कुछ विशेषताओं और उदाहरणों को समझा। आज का सवाल, तो दोस्तों आज का सवाल बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी की किताब के 4 टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आप इन सभी को किताब से पढ़कर आना और इस प्रश्न मछलियों में वायु आशय यानी एयर ब्लैडर की उपस्थिति का क्या महत्व है, इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में लिखकर लाइएगा। हम अपनी अगली वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, डीजी 7 के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में हिंदी की अध्याय लहासा की ओर को पढ़ा। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में बायोलॉजी के चैप्टर एनिमल किंगडम को पढ़ा। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। कल हम कक्षा 9 में इंग्लिश के चैप्टर द रोड नॉट टेकन को पढ़ेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 11 में इंग्लिश के ही चैप्टर द एड्रेस को पढ़ेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी 7 इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।